हो गया स्टार्ट। आज का क्लास क्या पढ़ने वाले हैं? गुलाम वंश। कौन पढ़ेंगे? गुलाम वंश। गुलाम वंश में आता है, गुलाम वंश से पहले कुछ हम बता देना चाहते हैं। इससे पहले जीएस का यानी कि जीएस के एक वीडियो डाले हुए थे, ज्योग्राफी का था। या फर्स्ट है दिल्ली सल्तनत का। किसका है? दिल्ली सल्तनत, जो मध्यकालीन इतिहास के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के बारे में विशेष रूप से अभी पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत सर्वप्रथम आता है गुलाम वंश। होना कहता है गुलाम वंश। आखिर गुलाम वंश कहा क्यों जाता है? गुलाम वंश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि गुलाम लोग ने क्या शासन किया था, इसीलिए हम क्या कहते हैं? गुलाम वंश। गुलामों के गुलाम क्या किया था? शासन किया था। इसीलिए हम क्या कहते हैं? उसको गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। अब गुलाम वंश के बारे में कुछ हम बताते हैं। आखिर गुलाम वंश कहाँ से प्रारंभ होता है? तो सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का शासनकाल कोई बता सकता है? गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक चला था? 1206 से 1290 1206 से 1290 तक। पहला आया तब हुआ, ध्यान रखना। एक नंबर हम लिखते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद आया था, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? दिल्ली सल्तनत। क्या पढ़ रहे हैं? दिल्ली क्या पढ़ रहे हैं? दिल्ली सल्तनत। क्या पढ़ रहे हैं? दिल्ली सल्तनत की ओर हम जाते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में क्या क्या आता है? गुलाम वंश एक आता है। गुलाम वंश के बाद क्या आएगा? खिलजी वंश आएगा। गुलाम वंश के बाद आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद आता है क्या? तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश। उसके बाद वो आता है लोधी वंश। क्या है? लोधी वंश क्या वंश हो गया? 1 2 3 4 5 लोधी वंश तक आकर क्या हो जाता है? रुक जाता है कि ना। यानी कि लोधी वंश, गुलाम वंश अगर बोला जाए तो गुलाम वंश का शासन काल हुआ चला था गुलाम वंश के 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। कब से कब चला था? 1206 से, यहाँ पर लिख देते हैं 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था। क्या चला है? 1206 से 1290 ईस्वी तक इसका शासन काल चला था। खिलजी वंश का शासन चला था 1290 से, यानी खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक इसका शासन काल चला था। उसी प्रकार हम देखते हैं फिर 1320 से तुगलक वंश का शासन काल कब से कब तक चला था? तो 1320 ईस्वी से, कब से? 1320 ईस्वी से इसका चला 1414 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1320 से 1414 ईस्वी तक इसका शासनकाल चला था। फिर वहीं पर देखा था सैयद वंश के, तो 1414 से 1451 ईस्वी तक इसका शासनकाल चला था। कब से कब? 1414 से 1451 ईस्वी तक इसका शासनकाल चला था। उसके बाद देखा जाए लोधी वंश के हुआ तो 1451 ईस्वी से 1451 ईस्वी को 1526 ईस्वी तक इसका शासनकाल चला था। अब इसके बाद क्या चला था? बाबर। इसके बाद क्या चला था? बाबर की भी राजवंश, बाबर भी अपना वंशज चलाया था। बाबर का वंशज अगर बोला जाए, उसका ट्रिक है कि टोटल याद हो जाएगा बाबर का टोटल वंशज। बाबर का टोटल वंशज का नाम भजी सब्जी फोर माप सब। भजी सब्जी फोर माँ सब। प्रत्येक लेटर के आगे भजी मतलब वो आता, वी आता, मतलब क्या हो जाएगा? बाबर। भजी सब्जी फोर माँ सब, यानी कि एस से क्या हो जाता है? वो हुमायूं, बाबर के बेटा हुमायूं। इस प्रकार से टोटल लेटर एक को लेते चल जाएंगे। तो भजी सब्जी फोर माँ सब एक लेटर लिखे, उसके बाद वंशावली हम उसका क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। किसका? बाबर का। लेकिन अभी बाबर हम नहीं पढ़ रहे हैं। अभी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ये सब क्या आता है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। यह सब 5 वंश है। सबसे ज्यादा कार्यकाल अगर बोला जाए किसका चला था, तो वो चला था तुगलक वंश। किसका चला था? सबसे ज्यादा चला था तुगलक वंश का शासनकाल। और सबसे कम अगर देखा जाए तो चला था किसका? खिलजी वंश का चला था। किसका चला? सबसे ज्यादा चला था तुगलक वंश का। सबसे कम चला हुआ किसका? खिलजी वंश। कारण
1290 से लेकर 1320 तक चला। इसका मतलब इसका शासनकाल बहुत छोटा सा, केवल 30 साल का शासन है। इसका देखा, इसका लंबा चौड़ा शासन है, 6 से लेकर केवल कहाँ तक जाता है, 90 तक। इसमें तो हाँ, अब आता है इसमें जो सबसे प्रथम क्या बोले, सबसे बड़ा शासनकाल किसका रहा, तुगलक वंश। उसके बाद किसका है, खिलजी वंश। सबसे छोटा है किसका है, खिलजी वंश। आई टोटल वंशज है, यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इसके बाद वो क्या आता है, बाबर। इसके बाद क्या आता है, बाबर। बाबर की जितना भी संतानें हैं। इसके बाद गुलाम वंश के बारे में हम लेकर चलते हैं। चर्चा किसका करना है, गुलाम वंश के बारे में। लेकिन ये सब भी लिखना जरूरी था, क्योंकि यह सब क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रमबद्ध तरीके से पूछा जाता है। यानी कि मिलान करने वाला में बीपीएससी में क्या करता है, गुलाम वंश दे देगा, खिलजी वंश दे देगा, सबका ईस्वी दे देता, बोलता कौन किसका है, मिलान कीजिए। बात समझ रहे, कौन किसका है, मिलान करना। लेकर चलते हैं आप गुलाम वंश। गुलाम वंश। अब गुलाम वंश के अंतर्गत हुआ टोटल कितना शासक है मालूम है, 11 शासक। कितना शासक है, 11। कहीं ना कहीं 11 शासक में सबसे ज्यादा शासनकाल अगर किया, सबसे इल्तुतमिश किया। और 11 साल के शासनकाल में 11 शासक में सब ज्यादा अगर बुद्धिजीवी माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है। उसके बाद माना जाए तो बलबन का, क्योंकि बलबन जो है 40 साल के क्या 20 साल का शासन किया था, और 20 साल क्या किया था, सेनापति के रूप में क्या किया, कार्य किया था। अगर बुद्धिजीवी, शरारती और छलिया आदमी बोला जाए तो बलबन से ज्यादा कोई है नहीं गुलाम वंश में। उसके बाद हम पढ़ेंगे खिलजी वंश, उसके बाद पढ़ेंगे तुगलक वंश, तब सैयद वंश। हम लोग क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके लेकर चलते हैं। आज का क्लास में क्या करेंगे, गुलाम वंश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वो भी गुलाम वंश में चर्चा किसका करने वाले हैं, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। जो कुतुबुद्दीन जो होता है गुलाम वंश के संस्थापक होते हैं। आप ये भी देखेंगे जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश के संस्थापक बने कैसे, है कि ना। कि गुलाम वंश को लाया कौन, देखते हैं। 11 शासक था, 11 शासक के नाम हम लिखते हैं। सर्वप्रथम कौन था, ऐबक हम लिख सकते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि ऐबक का शासन काल ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिख देते हैं, आसान रहेगा। क्या है, ऐबक का शासन काल चला था 1206 से 1210। स्वर मत मत। उसके बाद चला था ऐबक के बाद आराम शाह। कौन चला था, आराम शाह। राइटिंग पर ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि बाय मिस्टेक होता है कि ना। इन्हें सर जी बोलेगा, सर जी राइटिंग में गड़बड़ लिखना है कि ना, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। तो आराम शाह क्या है, आराम शाह के शासन काल हुआ, ये बेचारा क्या किया, आराम करते करते क्या कर गया, मर गया। यानी कि इतना ना आलसी है, मात्र 8 माह तक क्या किया था, शासन किया था। इसका नाम तो आता है, लेकिन कर्तव्य कुछ नहीं है। इसलिए इसका शासनकाल कब से कब तक चला था, मात्र 8 माह। 8 माह चला था। आराम, नाम भी है बुआ का आराम, आराम करते करते गया, आराम करते करते काम खत्म। इसके बाद आता है, इसके बाद कौन आता है, इल्तुतमिश। आराम करते करते आया, उसके बाद इल्तुतमिश उसको मार झाड़। इल्तुतमिश जो उस टाइम कहाँ का था, कहाँ का सूबेदार था, बदायूं का सूबेदार था, बदायूं का सूबेदार था। यहाँ ऐबक खत्म होने के बाद कौन इस पर चढ़ाई कर दिया, इल्तुतमिश। 8 माह के लिए शासक बना। ये एक अयोग्य शासक माना जाता है। क्या माना जाता है, अयोग्य शासक। उसके बाद आता है इल्तुतमिश। क्या आता है, इल्तुतमिश, शहाबुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश का शासन काल चलता है कब से कब तक। अब यहाँ से लिखा जाता है 1206 से 1210, 8 माह शासन किया था। हम लिख सकते हैं इसको 1211 से 1236 तक। अब एक और नालायक क्या था, निकम्मा, इल्तुतमिश के पुत्र है। कौन है, इल्तुतमिश के पुत्र। इसका नाम क्या है, रुकुनुद्दीन मोहम्मद शाह। इसका नाम है रुकुनुद्दीन मोहम्मद
मोहम्मद शाह, इसका कोई टाइम नहीं है। रुकनुद्दीन मोहम्मद शाह का कोई टाइम नहीं है, कारण इस तो 8 माह भी शासन किया था, इसका पता ही नहीं चल रहा है जो कितना माह या शासन किया था। इतिहासकार इसके बारे में नहीं बताते हैं, क्योंकि 1211 से लेकर 1236 में या इल्तुतमिश का शासन काल था। इल्तुतमिश अपने आप में क्या हुआ था, मृत्यु हो गए थे। अब मृत्यु से पहले रुकनुद्दीन मोहम्मद शाह को जिसके पुत्र हुआ करता था उसका उत्तराधिकारी सौंप दिया, लेकिन उत्तराधिकारी सौंपने के बाद इल्तुतमिश के जरिए इल्तुतमिश और 40 दल था, 40 दल या जो तुर्क 40 था, क्या कौन था, तुर्क 40 था, वो दोनों मिलकर क्या किया था, गद्दी पर किसको बैठा दिया था, रजिया सुल्तान को। लेकिन फिर पुनः क्या कर दिया, छल से उसको हटा दिया गया था, क्योंकि रजिया के बारे में भी हम बताएंगे। बहुत बड़ा साहसी एक लेडीज थी जो सर्वप्रथम मतलब नहीं बोला गुलाम वंश का प्रथम शासिका, गुलामे वंश का नहीं, हम बोलते हैं पूरा इतिहास में प्रथम महिला शासक है तो रजिया सुल्तान, जो अल्तुनिया के साथ क्या हुआ था, विवाह रचा गया था। क्या उसके बारे में हम बताएंगे बाद में, क्योंकि अभी ऐबक के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन गुलाम वंश में क्या क्या आता है ये भी परिणाम को जरूरी है। अभी जस्ट हम बोले जो इसका मिलान करने वाला देता है, टाइमिंग देता है। तो रुकनुद्दीन का टाइमिंग कुछ है नहीं, इसलिए हम लोग इस रुकनुद्दीन के साहब को हम नहीं लिखते। रुकनुद्दीन साहब को बाद आता रजिया सुल्तान। क्या था, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की क्या थी, पुत्री थी। क्या थी, इल्तुतमिश के पुत्री थी। कहा जाता है बेटा नालायक निकलता है, बेटा क्या होता है, नालायक। उसी वक्त अरब से इल्तुतमिश जो है अरब से गुरु को मंगाया था, टीचर को मंगाया था पढ़ने के लिए, कि मेरा बाल बच्चा जो होता है, मेरे संतान जो होता है पढ़ सके। लेकिन इल्तुतमिश उस रजिया जो है, इल्तुतमिश की चूंकि बेटी है, रजिया बहुत क्या आगे निकल गई पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में सबसे। लेकिन रुकनुद्दीन हुआ आगे जो भी इनके बेटा शासन जरूर किया, लेकिन कुछ माह तक, कुछ साल तक आगे लेकर चलते। रजिया सुल्तान के बाद आता है बारहम शाह। क्या आता है, बारहम शाह। चूंकि रजिया सुल्तान के भाई है कौन, बारहम शाह। रजिया सुल्तान जब कहाँ गए थे, यानी कि अल्तुनिया के साथ लाहौर के युद्ध को शांत करने के लिए, उस वक्त बारहम शाह अपने आप में क्या घोषित कर लिया था, सुल्तान। क्या घोषित कर लिया, सुल्तान। फिर इसके बारे में बताएंगे, बारहम शाह के बारे में बताना बाकी है। बारहम शाह इसका कार्यकाल, हाँ कार्यकाल चला था 1236 से 1240 तक, जो कि इतिहासकार से माना जाता है 3.5 वर्ष तक इन्होंने क्या किया, शासन किया, रजिया सुल्तान। उसके बाद कैथोड में दिल्ली और पंजाब के बीच होता है कैथोड, वह हिंदू डाकुओं द्वारा मार दिया गया, हिंदू डाकुओं द्वारा मरवा दिया गया। कहा जाता है मरवाया कौन, तो उसमें हाथ था किसका, बारहम शाह का विशेष हाथ था। अपने बहन रजिया सुल्तान को मार दिया। रजिया सुल्तान किसके साथ मरी थी, बोला था अल्तुनिया और रजिया सुल्तान विवाह करके फिर से दिल्ली पर आना चाहती थी, इसीलिए वही बीच में दिल्ली और पंजाब के बीच कैथोड पड़ता है, वहां पर क्या कर दिया, इसको मरवा दिया गया। अभी चूंकि वीडियो केवल ऐबक के बारे में हमको बनाना था, लेकिन ये सब जितना लिख ले इसके बारे में कुछ कुछ हम बताते जा रहे हैं, ताकि पढ़ाई में क्या होना चाहिए, लगना चाहिए कुछ हम पढ़ाई कर रहे हैं कि ना। तो रजिया सुल्तान के बाद हुआ क्या आता है, बारहम शाह। बारहम शाह इसका काल चूंकि चलता है 2 साल के कार्य है, यानी कि 1240 से 1242 तक। हम बोले थे 11 शासक है, कुल कितना शासक है, 11 शासक है। उसके बाद चलाता है 11 शासक में फिर से आता है, क्या आता है, शहाबुद्दीन महसूद शाह, यानी कि हम लिख सकते हैं महसूद शाह। महसूद अलाउद्दीन महसूद शाह होता है। क्या होता है, अलाउद्दीन महसूद शाह। याद रखिएगा, अलाउद्दीन याद रहेगा, उद्दीन बोरिंग लग रहा है, अलाउद्दीन महसूद शाह। इसका कार्यकाल कब से कब तक चला था, अलाउद्दीन महसूद शाह का तो चला था 42 से लेकर 46 तक। कब तक चला था, 42 से 46 से। इसका कार्यकाल 1242 से 1246 तक इसका कार्यकाल चला था। 46 तक क्या चला था, बुआ कार्यकाल, यानी कि 1242 से 1246 अलाउद्दीन महसूद शाह था। उसके बाद फिर आता है कौन आता है,
नासिरुद्दीन महमूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद शाह, इसका भी शासनकाल कुछ इस रूप में आता है। नासिरुद्दीन महमूद नासिरुद्दीन महमूद शाह था। इसका भी कार्यकाल है, इसका कार्यकाल बुआ चला था 1246 से 1266 तक। अब एक बात आता है, दो इतिहासकार अपने यहाँ जब इतिहासकार दो इतिहासकार वर्चस्व आता है, कभी कभी लिखा जाता है, कहीं बुक में है 1246 से लेकर 1265 ईस्वी तक, 1246 से 1265। इसी बीच में 1266 और 1265 से 66 में किसका जन्म होता है? अलाउद्दीन खिलजी का। बताए थे ना अलाउद्दीन खिलजी कौन था? क्या था? लुटेरा था। अलाउद्दीन खिलजी ही है जो पद्मावती को क्या अपने बस में करना चाहता था, जो पद्मावत को एक बार देख लिया था, केवल दर्पण में देख लिया था, इतना न सुंदरता थी मतलब पद्मावत, खाली एक बार दर्पण में देख लिया, उसमें प्रेम हो गया। वह मतलब वहाँ का प्रताप मतलब महाराणा प्रताप जो वहाँ पर थे, राणा रतन सिंह, उसके सैनिकों, उसके कारण 30,000 सैनिकों को मार दिया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसी के साथ आप जीएस ऐसे ही बनता है 1266-67 और इस ईस्वी में क्या हुआ होगा? क्या हुआ था? जन्म किसका? अलाउद्दीन खिलजी का जन्म होता है। आगे लेकर चलते, हम उसके बारे में भी पढ़ाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत लुटेरा था, ना जाने कितना युद्ध किया, बस कैसे धन दौलत के लिए। आगे लेकर चलते हैं। नासिरुद्दीन महमूद शाह आता है, उसके बाद आता है बलबन, जो कि बलबन के बारे में हम बता भी जस्ट, एक इल्तुतमिश है, एक बलबन है। बलबन जो कि 20 साल क्या किया? मतलब सेना बल के कार्य किया, कभी आमिर आखुर का पद लिया, कभी नायाब का पद लिया, ऐसा 3-4 पद लिया, तब जाकर बना क्या? शासक। दिल्ली सल्तनत क्या बना? शासक। 20 साल तक नायाब आखुर ये सब का पद, जैसे घुड़सवारी के सेना बन के कार्य किया। कितना साल तक? 20 साल तक। 20 साल तक क्या कार्य किया था? शासक किया। इसके बाद आता है बलबन। बलबन जो कि कार्य इसका था, बलबन का कार्य था 1266 से 1287 तक, जो 20 साल तक ये शासक बना। क्या बना था? 20 साल तक शासन बना। बलबन ही ऐसा व्यक्ति है, यानी कि शासक है, जो अनेकों क्या सिजदा का पद अपनाया, जो ईरान से सिजदा आया था। सिजदा का मतलब क्या होता है? ऐसे करके सर झुकाना, यानी कि सर झुकाने, सिजदा का पद, सिजदा का पैबोस का पद लाया। पैबोस का मतलब होता है जो हम खड़े हैं तो मेरे पैरों को चूमो, उसे क्या कहते हैं? पैबोस। और सिजदा का मतलब क्या होता है? ऐसे करके और झुक जाए, इसे कहते हैं सिजदा। ईरान से लाया था कौन? बलबन। बलबन ही ऐसा शासक है जो अपने आप के ईरानी के खानदान को बताता है कि ना। खैर आगे इसके बलबन के जब बारे में बताएंगे तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लंबा चौड़ा चर्चा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मजा भी आएगा। यही सब तो कहा जाता है, कभी कभी आशिक भी निकल जाता है, कभी कभी लुटेरा भी निकल जाता है। जैसे आशिक भी निकला था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। घातक भी निकलता, चापलूस इंसान भी है, पढ़ने में तो इसी सबको मजा आता है। आगे लेकर चलते हैं। बलबन के बाद आता है बलबन के पोता कैकुबा। बलबन के पोता कैकुबाद। बलबन इंसान है, बलबन के बारे में और रोचक तत्व बताएंगे। बलबन के पोता कैकुबाद। अब तुम लोग बोलेगा सर बलबन के पोता ही क्यों बना, बेटा क्यों नहीं बना? बात सही है, बेटा कितना ने हिदायत कर दिया, इतना डरा दिया था, क्योंकि रक्त एवं लौह की नीति बलबन ने स्टार्ट किया था। रक्त एवं लौह की नीति कौन ने स्टार्ट किया था? बलबन। इतना ना डरा दिया अपने बेटा का। क्या नाम था बलबन? बलबन के बेटा का नाम क्या बताए थे? हाँ, बुरखा खां नाम बताए थे। क्या बताए थे? बुरखा खां। बुरखा खां नाम था इसका बेटा का नाम, और उसी का पोता कौन है? कैकुबा। कौन है? कैकुबा। कैकुबा बाद भी इसका शासनकाल चला था, वो 1287 से 1289 और 90 तक चला था। याद रखना 89-90 आता है, 89 और 90 इसको कह सकते हैं। मात्र 1 साल के लिए बना था। इसके कैकुबाद के बेटा क्या नाम था? क्यूब खां। क्या नाम था? क्यूब खां, यानी क्यूब खां कह सकते, क्यूबा खां कह सकते, ठीक है। क्यूब खां भी था इसका शासक लास्ट। क्यूब खां जो 12 से
हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 1290 तक ही इसका काम खत्म हो गया। किसका? क्यों खा। लास्ट में क्यों को खा जो है लास्ट में काम खत्म हो जाता है 90 तक, 1290 तक इसका काम खत्म। ये सब इम्पोर्टेंट चीज है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? यही चीज है जो इसको याद रखना। इसको क्या है, याद जल्दी नहीं होता है, लेकिन याद हम लोग को करना पड़ेगा। आप लोग को करना पड़ेगा। नहीं याद कीजिएगा तो जाइए, क्योंकि मिलान करने देगा, बोल देगा रजिया सुल्तान, क्योंकि रजिया सुल्तान हाईलाइटेड है। रजिया सुल्तान एक महिला शासिका है। यहाँ क्या था, शासक की थी, अपने इनकी वेशभूषा चेंज कर दिया, टोपी पहन के सिंहासन पर बैठ गई थी तलवार निकाल के। बात सही है, लेकिन अदरवाइज किसी हम बोल देंगे नहीं, नासिरुद्दीन महमूद शाह का शासनकाल कब से कब तक है। अभी एक सप्ताह याद रहेगा, सर पढ़ा दिए, एक सप्ताह याद रहेगा, बाकी बात क्या कर देंगे, भूल जाएंगे। इसीलिए इसको क्या करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, बस समझना पड़ेगा। क्या चीज करना पड़ेगा, समझना। समझेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसका मिटा दिया जाए। आगे लेकर चलते हैं। आगे है आप लेकर के किसके बारे में लेकर चलेंगे, तो गुलाम वंश में टोटल गुलाम वंश क्या है, वंशज। क्योंकि क्या है, वंशज। इस सब वंशज के बारे में हम क्या बताएंगे आगे, एवक के बारे में। यानी कि टोटल बताना बुआ, यानी कि एवक के बारे में भी स्टार्ट करेंगे। किसके बारे में स्टार्ट करेंगे, एवक के बारे में स्टार्ट करना है। तब आराम शाह के बारे में स्टार्ट करना है, इल्तुतमिश के बारे में। यानी कि क्लास जो है आप लोग का क्या चलेगा, लंबा चला, यानी कि धैर्य पूर्वक सुनना पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा। ठीक है, लेकर चलते हैं। क्या लेकर चले, गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक। आप चलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी सुनते हैं, जो कुतुबुद्दीन अपने शासन काल में क्या क्या किया। बेचारा करेगा क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इतना ने युद्ध किया, इतना ने बाहरी आक्रमण हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कुतुबुद्दीन ऐबक न बोलता है, क्या करता है, उसको युद्ध को शांत करते करते इसका शासन खत्म हो गया, अपने बेचारा मर गया। यानी कि चौगाना खेलते के दरमियान 1210 ईस्वी में इसका प्राण चला गया। इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक भी माना नहीं जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लेकर चलते हैं। इतना सारा इसका वंशज बता दिए। आप लेकर क्या चलते हैं बुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। किसके बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश, गुलाम वंश कहा जाता है। आखिरकार हम गुलाम वंश को गुलाम क्यों कहते हैं, गुलाम वंश को गुलाम क्यों कहते हैं। तब सर्वप्रथम एक शब्द आना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक हिस्ट्री इतिहास जो है, जो लेखक होता है, जो इतिहासकार होता है, एक एक का शब्द का मीनिंग बुआ निकालता है क्या, गुलाम को, गुलाम वंश को आखिर हम गुलाम वंश नाम क्यों दिए, या सोचने वाली बात है। तो गुलाम वंश को गुलाम इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि यहाँ कोई वंशज राज नहीं किया था, कोई वंशज शासन नहीं किया था। सब कौन शासन किया था, गुलाम। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का था। आप मोहम्मद गौरी का था। आप कुतुबुद्दीन ऐबक फिर किसका अपना गुलाम कौन बनाया, इल्तुतमिश को बनाया। किसका बनाया, इल्तुतमिश को बनाया। इल्तुतमिश अपना गुलाम किसको बनाया था, बलबन को बनाया था। किसको बनाया था, बलबन को। इसीलिए कहा जाता है, इसे गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। यानी कि यह शासन जो किया था कोई वंशज नहीं किया था, कौन किया था, गुलाम ने किया था। अब बताइए गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक के बारे में कुछ रोचक तत्व जानते हैं। ऐबक जो है आखिर मार खाएगा तुम लोग, समझिए। ऐबक जो है, एक का मतलब क्या होता है, बक का मतलब क्या होता है। ए का मतलब क्या होता है और बक का मतलब क्या होता है। ए मतलब होता है चंद्रमा। क्लास से बाहर कर देंगे तब ऐसे वैसे करते रहना। ए का मतलब क्या होता है, चंद्रमा। और बक का मतलब क्या होता है, स्वामी, गॉड, यानी कि चंद्रमा का स्वामी, यानी कि ऐबक का मतलब होता है, यानी ए मतलब होता है चंद्रमा। क्या होता है, चंद्रमा। राइटिंग तो नहीं दिखता होगा, दिख रहा, चंद्रमा। बक का मतलब क्या होता है, स्वामी, यानी कि क्या होता है, स्वामी। बा इतिहासकार देखिए कहने के तात्पर्य ऐबक का मतलब भी निकाल दिया। ए मतलब चंद्रमा, बक मतलब स्वामी। ऐबक चूंकि क्या था, बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता, तुर्किस्तान का था। ऐबक कहाँ का था, तुर्किस्तान का था।
ऐबक कहाँ का था? तुर्किस्तान का था। याद रखिएगा, यानी कि ऐबक कहाँ का रहने वाला था? तो याद रखिएगा तुर्किस्तान का था, जो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था ऐबक। उनके माता पिता क्या किया? ऐबक को बेच दिया। क्या कर दिया? बेच दिया। लिया कौन? अब्दुल मौजूद कैकूबाद, या हम क्या कर सकते हैं? अब्दुल कैकूब। अब्दुल ने क्या कर दिया? इसको खरीद लिया था। क्या कर दिया? अब्दुल मिर्जा भी कह सकते हैं, या अब्दुल केवल हम लगा सकते हैं, अब्दुल मिर्जा कैकू लगा सकते हैं। अब्दुल ने क्या किया था? इसको खरीद लिया था। क्या कर लिया था? खरीद लिया था। किसको खरीद लिया था? ऐबक को। अब अब्दुल से कौन खरीदा था? तो मोहम्मद गौरी खरीदा था। चूंकि मोहम्मद गौरी का कोई इतिहासकार यह नहीं बताता है जो उनके संतान भी थे। मोहम्मद गौरी का कहना यह है, जो मेरे संतान नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते गुलाम हम जितना खरीदते हैं, जो मेरे अंदर दास्त है, दास्ता होता है दास, मेरे अंदर दास है, गुलाम है, उसी को हम क्या मानते हैं? बेटा मानते हैं। यही कहकर उन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी। कारण हो सकता है, मान लिया जाए अगर मोहम्मद गौरी मर गया, तब जितना उनका गुलाम होगा सब अपने आप में सोचेगा मेरा भी अधिकार सब कुछ पर है। यानी कि हिंदुस्तान, अगर हिंदुस्तान में तीनों चारों जितना भी इसका गुलाम होगा, सब अपने आप में क्या सोचेगा? मेरा भी हक है। यानी कि एक बेटा पर सब, एक बाप पर तीनों चारों बेटा था, सबका हक होता है। मोहम्मद गौरी क्या किए? यही एगो बात कहकर क्या कर दिया? उलझा दिया। यानी कि इनका 3 गो गुलाम था। कितना गुलाम था? 3 गुलाम। हम गुलाम किसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। 2 गुलाम के बारे में हम बात नहीं करें, बशर्ते नाम लिख देंगे, लेकिन उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का? तुर्किस्तान। लिखना भी पड़ेगा, लिख देते हैं। यानी कि कहाँ के थे कुतुबुद्दीन ऐबक? तुर्किस्तान का। कहाँ का? तुर्किस्तान का क्या था? बहुत ही गरीब फैमिली था। इसको खरीदा कौन था? तो खरीदा था अब्दुल ने। अब्दुल ने खरीदा था। अब्दुल से कौन खरीद लिया था? अब्दुल से खरीद लिया था मोहम्मद गौरी। कौन खरीदा था? मोहम्मद गौरी। क्योंकि मोहम्मद गौरी जो था एगो वर्चस्व क्या था? सैनिक के साथ चलने वाला क्या था? मोहम्मद गौरी था। बिना सैनिक के कहीं नहीं जाता था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का कहा जाता है जो पृथ्वीराज चौहान से प्रथम युद्ध हुआ था, उस नाम का युद्ध कहा था त्राइन में, त्राइन का युद्ध कहा था। क्योंकि प्रथम युद्ध जो हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, उसे त्राइन में हुआ था, जो त्राइन के युद्ध के नाम से प्रचलित है, जो 1191 ईस्वी में हुआ था। जो कहाँ हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। यानी कि मोहम्मद गौरी ने कौन सा युद्ध किया था? त्राइन का युद्ध। कौन सा युद्ध किया था? त्राइन का युद्ध। त्राइन का प्रथम युद्ध। क्या लिख सकते हैं? त्राइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ क्या था? तो मोहम्मद गौरी यानी कि गौरी के बीच, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, पृथ्वीराज चौहान के बीच। कब किया था यह युद्ध? याद किया था 1911 ईस्वी। 1191 ईस्वी। कब किया था? 1191 ईस्वी। फिर हार गया। यानी कि त्राइन का प्रथम युद्ध ये कौन हार जाता है? तो मोहम्मद गौरी हार जाता है। फिर पुनः न तक गुस्सा जाता, क्योंकि इनको मोहम्मद गौरी की जो है, जो इनका जो क्या होता है गुलाम था, 3 4 गुलाम जो था, 3 गुलाम, या उसको उत्साहित करता था। बहुत ही अच्छे गुलाम भी था। अच्छे मतलब क्या? इनके ऊपर जान निछावर करने वाला कौन था? गुलाम था। ये गुलाम के जरिए फिर से युद्ध किया। किस पर? पृथ्वीराज चौहान पर। यानी कि त्राइन का प्रथम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। फिर द्वितीय, प्रथम तो हार गया, प्रथम कौन हार जाता है? मोहम्मद गौरी। फिर गुस्सा कर क्या करता है? त्राइन का द्वितीय युद्ध करता है। त्राइन का कौन सा युद्ध करता है? त्राइन का द्वितीय युद्ध करता है। वो द्वितीय युद्ध कब होता है? 1192 ईस्वी में होता है द्वितीय युद्ध। 1192, 1 साल बाद पुनः होता है त्राइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में, जो कि क्या जीत जाता है। कौन जीतता है? मोहम्मद गौरी पुनः जीत जाता है। जीतने के बाद यहाँ क्या त्राइन की जीत गया। इसका जो दास्ता था, सेना था, मतलब गुस्सा नहीं होता, गुस्सा कराकर फिर से धावा बोला, उसके बाद जीत गया। उसके बाद अब्दुल रज़ाक से क्या बोले थे? मोहम्मद गौरी ने अब्दुल रज़ाक से किसको खरीद लिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया। किसको खरीद लिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। या कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कर लिया था? खरीद लिया था। यानी खरीद लिया।
क्या खरीद लिया? खरीद लिया। अब अब्दुल से क्या गौरी ने खरीदा? गौरी खरीद लिया किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक खरीद लिया। जब कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदता है तब इसको जो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक एक उपाधि देता है। क्या देता है? उपाधि। आमिर ए आखुर को उपाधि देता है, यानी कि उसको उपाधि देता है। उपाधि देता है, उपाधि के नाम होता है आमिर ए आखुर। आमिर ए आखुर, आमिर ए आखुर का पद देता है। अब आमिर ए आखुर का पद क्या होता है? आमिर ए आखुर का पद होता है घुड़सवार का सेना, ना घुड़सवार का सेना जो होता है उसका अध्यक्ष, यानी कि अध्यक्षता करता है। घुड़सवार की जो सेना होता है उसके देखभाल करने के लिए होना तो सेनापति के रूप में इसको बहाली करता है, यानी कि उपाधि क्या देता है इसको? आमिर ए आखुर के। उसके बाद आमिर ए आखुर के बाद एक और पद देता है, उसको कहता है मलिक शिल्पलाहाकार। ठीक है, मलिक शिल्पलाहाकार। दूसरा पद भी तो देता है, इसका पद का नाम होता है, दूसरा पद कौन बोले थे? मलिक शिल्पलाहाकार। शिल्पलाहाकार, हाँ, यानी कि शिल्पलाहाकार भी हाँ देता है। यह पद मलिक और शिल्पलाहाकार का पद देता है, दोनों का पद देता है। आमिर आखुर का पद मलिक के, शिल्पलाहाकार का पद भी देता है। यही मलिक और शिल्पलाहाकार का पद लेने के बाद यह अपने आप जो होता ऐबक, जो अपने आप में वरिष्ठ बन जाता आदमी, तब मलिक के शिल्पलाहाकारी के पद पर वह रह जाता है, वह राजा यानी कि सुल्तान नहीं बनता है। बोला भी जाता है इतिहासकार में, जब वह पन्ना उल्टाते, इतिहास में अपना पन्ना उल्टाते हैं तो बोला उसको ताखिर यहाँ कहा जाता है, बोला जाता है उसमें इनका नाम नहीं है, उसका नाम नहीं है, इनका प्रमाणित नहीं है, प्रमाण पत्र न बोलता है। जो लिए है वह चीज नहीं लिए थे। जो मौलाना किसे लेना था? खलीफा से। बगदाद खलीफा जो होता है, खलीफा से लेना होता है, वहां पर जाना पड़ता है। जो हम यहाँ के सुल्तान है, ये नहीं गया। नहीं जानने के कारण इनको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक कुछ दिल्ली के लिए कुछ किया नहीं, इसलिए दिल्ली के लिए इसको कुछ जाना नहीं जाता, क्योंकि यह अपना राजधानी जो है लाहौर में ही बसाया था। अपना राजधानी कहाँ बसाया था? लाहौर में ही बसाया था। कौन बसाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अब ये जो खरीद के लाने के दरमियान कौन कौन उपाधि दिया? आमिर आखुर का पद, मलिक के शिल्पलाहाकार का पद। अब इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य और बता देना चाहते हैं। ऐबक जो है जब खरीदा गया था, जब खरीद के आ रहा था, तो अब्दुल जो होता है, ध्यान दिया जाए, अब्दुल जो है बहुत क्या होता है? विद्वान। उस टाइम क्या था? विद्वान। देख कर किसी को पता लगा लेता है जो यह व्यक्ति आगे चलकर शासक बनने लायक है या नहीं। इसीलिए इसको देखा था अब्दुल को, सॉरी इसको ऐबक को, क्योंकि ऐबक को देखा था, वो बचपन से ही कुरान पढ़ता था, इसीलिए उसे कुरान खां के नाम से जाना था। किसके नाम से जानता है? कुरान खां। शासक बनने के बाद ऐबक लाखों का दान दिया करता था, इसीलिए उसे क्या कहता है? लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। उसके बाद शासक बनने के बाद हाथी को दान दिया करता था। किसको दान दिया करता? हाथी को दान दिया करता था। यह सब का दान देना करता है ऐबक ने। लेकिन देखा जाए क्या ये सब जो सिंहासन पर बैठ जाता है, इसी का सब कुछ है, ये दे दो, वो दे दो, फलना दे दो, है कि ना? सिंहासन पर बैठा अपना धन लुटाते जाओ। शाहजहां नहीं, पहले शाहजहां जो है पहले बहुत खराब काम किया, ताजमहल बना दिया इतना अच्छा से। पता है ताजमहल बनने के दरमियान ना जाने कितना बार क्या आया था? अकाल आया था। लेकिन अपने बीवी की याद में ताजमहल बनाना छोड़ा नहीं। अकाल उतना छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि बीवी की याद बना रहे हैं, है कि ना? कितना बार अकाल आया, ना जाने कितना आदमी, हजारों आदमी मर गया। वो चाहता तो ताजमहल रोकवा कर पूरा हजारों आदमी को हम सुरक्षित कर सकते थे, अन्न दे सकते खरीद कर उसके शासन काल में। लेकिन यह की हुआ ताजमहल शाहजहां नहीं किया। वो क्या प्रथम दायित्व दिया? उस ताजमहल बना, सुंदरता बनाए। किसके? अपने बीवी मुमताज बेगम के याद में बना तो दिया, लेकिन मुमताज महल धोखेबाज। क्या छोड़ा जाए? हाँ, लड़की लोग ऐसे भी धोखेबाज होता है। आए क्या होता है? ऐबक। एक क्या है? चंद्रमा। बक मतलब स्वामी। अब मलिक और शिल्पकार का पद दिया था।
यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हाथी का दान दिया करता था, लाखों का दान दिया करता था, तरह तरह की क्या दिया करता था, दान। इसीलिए दानी पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो एवं यहाँ पर अब्दुल ने उसको क्या देखा, बोला इससे मतलब मार्केट में बाजार में गया। हाँ, कौन सा बाजार में खरीदा था ये बोल। अब यहाँ पर यह बाजार था, अब्दुल जो होता है निशा के बाजार में, निशा के बाजार में क्या खरीदा था, ये अब्दुल जो है एवा को खरीद लिया निशा के बाजार में। अब निशा के बाजार में खरीद तो लिया, खरीद के जब बोला ये जो आगे चलकर क्या बनने वाला है, शासक, यानी कि ये राजपाट को चलाने वाला है। किसका चलाने वाला है? राजपाट को आगे चला सकता है, बढ़ा सकता है। कौन? यहाँ एबक। या एबक चूंकि कहाँ से बिलोंग करता, तुर्किस्तान का था, बहुत गरीब फैमिली था। लेकिन अब्दुल देखे कि पता लगा लिया कि क्या है, आगे क्या बनने वाला है, शासक बनने वाला। चूंकि एक बात और नहीं कहा जाता, जंगलों में जब राज सिंहासन का खेल खेल रहा था लड़का लोग, वहां पर जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है, चाणक्य उसको देख लिया था, जो आगे चल कर बोलेगा। चाणक्य उस रास्ता में जाते हुए देख लिया चंद्रगुप्त मौर्य को, तब तक चंद्रगुप्त मौर्य बच्चे था, वो देख लिया आगे चल के क्या बनेगा, शासक। बनाओ शासक, चंद्रगुप्त मौर्य बना शासक, जैसा जानता हुआ है कि ना, चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल भी है। आगे लेकर चलते हैं, तो उसके बाद इसका 3 गुलाम भी था। कितना गुलाम था? 3 गुलाम। हाँ, सब के बारे में बताएंगे, लाख बक्स सब लिख देंगे, ठीक है। 3 गुलाम था। 3 गुलाम कौन कौन था उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, तब जाकर यह गुलाम वंश के संस्थापक इसको बनाएंगे, मतलब बनेगा, कब बनता है। तो देखा जाता है यह एक एबक था। क्या था? एबक, चूंकि किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। उसके बाद यालदोज भी है। क्या है? यालदोज भी है। उसके बाद कुवाचा भी है, दिख रहा है, कुवाचा भी है। क्या है? कुवाचा। अब एबक जो है चूंकि हिंदुस्तान में था, एबक कहाँ था? हिंदुस्तान में था। एबक कहाँ था? हिंदुस्तान में। एबक हिंदुस्तान में था। यालदोज जो है गजनी में था। कहाँ था? गजनी। यानी कि गजनी के शासक यालदोज अभी नहीं बना, बनेगा कब? जब मोहम्मद गौरी मर जाएंगे तब। अभी चुपचाप क्या वहां पर सूबेदार घोषित है, अल्लाह मत करो, वहां पर क्या अभी सूबेदार घोषित है, ये भी अपना सूबेदार है, ये भी अपना सूबेदार है, अकुबाचा भी अपना सूबेदार है। कहाँ का? तो सिंध, पंजाब, मुल्तान क्या अभी शासक नहीं है, केवल क्या है, सूबेदार घोषित है। यानी कि तात्पर्य सूबेदार घोषित है, शासक नहीं बना। शासक नहीं बनने के दरमियान अब क्या होता है, मोहम्मद गौरी का देहांत हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध करने के बाद कुछ लक्षण पाए जाते हैं, कुछ वजह से इनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, मोहम्मद गौरी का मृत्यु। मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हो जाता है तो मोहम्मद गौरी बोल के गया था, यानी कि पहले बोल दिया था, तो भले ही मेरे पास एक भी संतान नहीं है, लेकिन जितना भी मेरा क्या है गुलाम है, उस संतान से कम नहीं है। यही बोलकर बेचारा बहुत बड़ा गलती कर दिया। आप गलती क्या कर दिया, इसका दास तो बहुआ 3 गो है, 3 गो दास है। अपने आप में सोचेगा हम क्या है, सूबेदार हम नहीं है, हम क्या है, शासक है। इसीलिए जब मरा तो मरा, वहां पर दम तोड़ा बेचारा मोहम्मद गौरी, यहाँ पर अपने आप को क्या बन लिया, सब अपने आप में शासक बना लिया। क्या बना लिया? जो जहां था अपने आप में शासक घोषित कर लिया। क्या घोषित कर लिया? शासक। और शासक घोषित करना भी एक तरह से ठीक है, कारण तीन को जब तीनों अपने आप में वरिष्ठ अधिकारी है, तीनों अपने आप में, आप तीनों का अधिकार है कि ना। आप सबसे अधिकार जब आने लगा, गजनी क्या करता है, ये तीनों अपने आप में शासक तो बन गया, कोई किसी से क्या कम नहीं है। दिक्कत भी नहीं था तीनों को, लेकिन दिक्कत किसको, सबसे बड़ी दिक्कत आ गई, समस्या यालदोज को। किसको आ गया? यालदोज को। यालदोज कहने लगा कहीं ना कहीं, यालदोज यह कहना था, ये कहने लगा यालदोज, जो हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान का जो धरती है, हिंदुस्तान में कुछ न कुछ युद्ध किया था मोहम्मद गौरी, और कुछ राज्य को जीता था। अगर मोहम्मद गौरी कुछ राज्य को जीतता है तो मेरा भी उस पर अधिकार है। कौन बोलता है? यालदोज। बात तो सही है, बात परफेक्ट है। अगर मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान में कुछ राज्य जीतता है, राज्य को जीत लिया, तो यालदोज के कहना, जो गजनी का शासक बना है, वो बोलता है यालदोज, मेरा भी हिस्सा होना चाहिए।
हम इसके लिए क्या करेंगे, अगर नहीं दीजिएगा शांति पूर्वक से तो हम युद्ध करेंगे। क्या करेंगे, युद्ध। चेतावनी किसको देता है, तो ऐबक को। ऐबक बुद्धिजीवी था। ऐबक क्या था, बुद्धिजीवी। कारण जो कुरान पढ़ लेगा पूरा का पूरा, वो युद्ध करना कभी चाहेगा नहीं। कुरान में इतना अच्छा अच्छा बात लिखा रहता है, जो कभी युद्ध करना चाहेगा नहीं। तो वह उसको मतलब ऐबक को बहुत ज्यादा बुद्धि था। क्या था, बहुत ज्यादा बुद्धि। क्लास समझ में आ रहा है, कुछ लंबा ज्यादा नहीं जा रहा है, हाँ समझ में आ रहा है, आगे चले। समझ में आएगा तभी आगे जाएंगे, नहीं तो यहाँ से स्टॉप करके नेक्स्ट क्लास बढ़ा देंगे, दिक्कत नहीं ना है। चलो चलना। तो यहाँ पर क्या करता है, यालदोज आक्रमण करना मतलब चाहता हम युद्ध करें। संदेश भी भेजता है किस पर, तो ऐबक पर। लेकिन ऐबक क्या आता है, बुद्धिजीवी इंसान। ये क्या किया, जाल बिछाया। क्या बिछाया, जाल, राजनीतिक जाल। राजनीतिक जाल उस समय शादी जाल कहा जाता है। क्या जाल, शादी का जाल। इन्होंने क्या किया, शादी जाल में, आप थोड़ा फोकस, इसमें क्या करते, ऐबक क्या करता है, बहुत बुद्धिजीवी इंसान है ना, शादी का इन्होंने जाल बिछा लिया। शादी यानी कि ऐबक क्या करता है, ऐबक जो करता है, ऐबक शादी का प्रस्ताव किसको देता है, ऐबक अपने आप को शादी किसके साथ घोषित करता है, यानी कि यालदोज के बेटी के साथ। बोलता है हम आपके बेटी के साथ क्या करना चाहते हैं, विवाह का प्रस्ताव दिया, एक्सेप्ट हो गया। आप कौन नहीं चाहेगा, जो बड़ा शासक है, हम अपने बेटी को क्यों ना दें, है कि ना। तो यालदोज की बेटी के साथ किसका शादी हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि यालदोज के बेटी के साथ हुआ। यालदोज इसके यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके बेटी के साथ विवाह हुआ, विवाह हो गया किसका, ऐबक को। अब फिर आता पॉइंट, तब यालदोज भैया किसके साथ विवाह करेगा। अब ध्यान दिया जाए, ऐबक की बहन थी, ऐबक का बहन। अब एक और बात आता है, जब ऐबक गुलाम है तो इसका बहन कहाँ से आएगा कि ना, जरूरत नहीं है, चचरी मचरी कोई हो सकता है कि ना। आज जरूरत ही नहीं, गुलाम है तो अपना माता पिता तुर्किस्तान को जो था उन्हें आ सकता, शासक बनने के बाद आ सकता है कि ना, यही ना। अब ऐबक जो है, ऐबक अपना बहन के विवाह, ऐबक क्या करता है, ऐबक अपनी बहन के विवाह किसके साथ करता है, कुबाचा के साथ। किसके साथ, कुबाचा के साथ करता है। बस यहीं पर मैटर शांत हो गया। ऐबक क्या करता है, अपने बहन के शादी कुबाचा के साथ कर दिया, बात खत्म। जब कुबाचा के साथ हो गया तो सगा संबंधी हो गया, तो कभी युद्ध होगा नहीं। अब यालदोज क्या करता है, यालदोज की बेटी के साथ कौन शादी कर लेता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कभी लड़ाई झगड़ा होगा नहीं, यानी कि सब अपने आप में क्या होगा, अपने सुरक्षित कर लिया। ऐबक यालदोज गजनी का शासक रह गया, कुबाचा का सिंध पंजाब और मुल्तान का शासक बना रहा, और ऐबक अब हिंदुस्तान पर राज करेगा। क्या करेगा, राज। ये अपने आप में हिंदुस्तान पर राज तो करेगा, लेकिन दिल्ली के लिए या इन्होंने कुछ नहीं किया, दिल्ली के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। बस क्या बना, कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, कुतुब मीनार का निर्माण किया, कुतुब मस्जिद का निर्माण करवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकर चलते क्या क्या चीज का निर्माण करवाया था। अब ये सब तो शांत हो गया, यानी कि अपने शादी का प्रस्ताव जैसे ही दिया है सब, तो ये अपने आप में हिंदुस्तान क्या होगा, सॉरी जितना भी है सब अपना शासक बना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक इसका जो दास है। अब यहाँ पर शादी की जब मेटा रहते हैं, और शादी के नाम यहाँ पर लिख देते हैं। ऐबक अपनी बेटी के साथ, ऐबक जो है, चूंकि अभी इसका रोल नहीं आने वाला है, इल्तुतमिश का रोल भी नहीं आएगा, लेकिन तब पर भी हम लिख देते हैं। ऐबक का करीबी कौन था, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को खरीदा गया था, ऐबक के जरिए इल्तुतमिश को क्या कर दिया, खरीद लिया। तो वो अपना गुलाम था, वो अपने क्या गुलाम था, बहुत नजदीकी व्यक्ति था। ऐबक क्या करता है, ऐबक अपनी बेटी, ऐबक जो है अपनी बेटी के विवाह, अपने बेटी के विवाह जो था, विवाह किसके साथ कर दिया था, इल्तुतमिश के साथ। किसके साथ, इल्तुतमिश के साथ क्या कर दिया था, विवाह। क्योंकि इल्तुतमिश जो है काफी सुंदर था,
क्या था? काफी सुंदर। सुंदर रहने के दरमियान इसको क्या इल्तुतमिश किसके साथ, इसके अपने बेटी के साथ विवाह कर दिया। दामाद भी है और गुलाम भी है। बोला जाता है इल्तुतमिश कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद एवं गुलाम दोनों है। इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक क्या किया है? पूरा शादी करके अपना राज्य को सुरक्षित कर दिया। अपने आप में क्या बन गया? मजबूत। कारण कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन काल में इतना बेचारा के शासन काल में युद्ध हुआ, इतना न युद्ध हुआ जिसके कारण ये अपने राज्य को विस्तार नहीं कर क्या करिया नहीं कर पा, बस युद्ध को शांत करने में रह गया। उसके बाद 1210 ईस्वी में चौगाना खेलने के दरमियान क्या इसका मृत्यु हो जाता। अब लेकर चलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो बताए थे, क्या क्या कुतुबुद्दीन ऐबक क्या चीज का निर्माण किया है, मिटा दे सब, लिख लेना है सबको, ठीक है। अब क्या बताए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक का उपाधि भी दिया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक आप बताते हैं तो एक मिनट होता क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक अगला क्लास लेकर चलते हैं, उसके बारे में बताएं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बहुत सारा हो गया, माइंड में क्या होता, अगला क्लास में बताएंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या क्या करता है, क्या क्या नहीं करता है, कौन चीज का निर्माण करता है, कौन चीज का निर्माण नहीं करता है। आगे भी दिलचस्प वाला मतलब बहुत ही अच्छा इसका कहानी है। कब तक शासन किया और कैसे कैसे शासक बना, कैसे कैसे शासन किया, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है।